Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to yet another edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete and comprehensive update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from our listeners on any queries that you may have on mutual fund and related matters. To call us, you can connect on the lines 2331 4444, 2342-1050 and 2331-0464, and of course do prefix the code 011. To navigate you through today's show, your anchors Subodh Mishra and Sarabjit Kaur. धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के और मोबाइल से फोन करने वाले श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी। स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। थैंक यू। पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत। Prime Minister Narendra Modi underlines need for fundamental shift in way critical technologies are promoted, says technology must be human-centric rather than finance-centric. India and Israel to implement proposed free trade agreement in 2 phases to ensure early benefits, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. And domestic markets to focus on second quarter GDP data and global developments for Qs next week. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने में बुनियादी बदलाव की आवश्यकता पर बल दिया। कहा कि टेक्नोलॉजी को वित्त केंद्रित नहीं बल्कि मानव केंद्रित होना चाहिए। भारत और इजरायल शीघ्र लाभ के लिए प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को 2 चरणों में लागू करेंगे, कहा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। और अगले हफ्ते देश के शेयर बाजारों का फोकस रहेगा दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़ों और वैश्विक गतिविधियों से मिले संकेतों पर। And before we go any further in the show, may we remind our listeners, the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. And Subodh, it's just the start of the program and I see the first caller connected with us from UP. विवेक जी, अपना सवाल पूछिए। मार्केट मंत्र टीम और एक्सपर्ट को नमस्कार जी। नमस्कार। मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ और मेरी एज 36 ईयर्स है और मैं एसआईपी के द्वारा इक्विटी फंड में 8 ईयर से इन्वेस्टेड हूँ। अच्छा मैम, मेरा जो अपना पोर्टफोलियो है वो 80% इक्विटी और 20% डेब्ट के लिए बनाना चाहता हूँ और मेरा जो प्लान है वो 10 to 12 ईयर्स के लिए है। तो मैम हमें ये बताइए, क्या हमें शॉर्ट फंड में जाना चाहिए या लिक्विड फंड इसमें जाना चाहिए, और कोई जो बेस्ट शॉर्ट या लिक्विड फंड है उसके बारे में जानकारी दें, क्योंकि मैं डेप्थ पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूँ डेप्थ के लिए इन्वेस्टमेंट, उसके लिए क्या बेटर है। जी विवेक जी, मैं एक चीज़ यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगी। इट इज़ वेरी गुड दैट आप म्यूचुअल फंड्स में 8 इयर्स से इन्वेस्ट करते चले आ रहे हैं एंड एसआईपी के माध्यम से करे जा रहे हैं। ये भी एक बहुत अच्छा आपकी सोच है कि आप डेट फंड रखना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में। आई होप आप जो आपका रीज़न है डेट फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखने का, वो रिटर्न जनरेशन नहीं है, वो आपका कैपिटल प्रोटेक्शन है। बिकॉज डेट फंड्स बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो जब इक्विटी मार्केट में जो उतार चढ़ाव बड़े लेवल के होते हैं, वो बॉन्ड्स अपने पोर्टफोलियो में रखने से आपके पोर्टफोलियो पे ओवरऑल इम्पैक्ट कम रहता है।
बिकॉज आप डेट फंड्स इसके लिए चुनना चाह रहे हैं कि आप स्टेडी स्टेट में अपने पोर्टफोलियो में वो रख पाएं. ऐसा नहीं है कि आप 1 साल तक के लिए इन्वेस्टेड रहना चाह रहे हैं उसमें. तो ज़्यादा बेहतर कैटेगरी लिक्विड फंड से ज़्यादा बेहतर शॉर्ट ड्यूरेशन फंड रहती है. उसका रीज़न ये रहता है कि ये थोड़े लंबे मैच्योरिटी के बॉन्ड्स में पैसे डालती है, तो जो रिटर्न होता है वो लिक्विड से थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है. और रीबैलेंसिंग करने के लिए भी शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स आपके लिए सही रहेंगे. शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स जो चूज करने का तरीका होता है वो आप हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी फंड जो आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा रिटर्न दे रहा है आप उसका चुनाव ना कीजिए. रादर आप उसका चुनाव कीजिए जो अपनी हिस्ट्री में वर्स्ट फेज जो उसका रहा है उसमें वो कितना गिरा है. हमें ऐसा कोई फंड डेट फंड अपने पास रखना ही नहीं है जिसका वर्स्ट रिटर्न काफ़ी ख़राब हो. तो ये एक रिलेटिव कंपैरिजन आप कर सकते हैं. फिर आप देख सकते हैं कि वो जो एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है आपसे वो कम से कम रहे, बिकॉज डेट में रिटर्न्स उतने मिलते नहीं हैं. तो हम एक्सपेंस भी चाहेंगे कि कम रहे ताकि हमारे रिटर्न से ज़्यादा चंक बड़ा ना जाए. और एक और कॉलर है हमारे साथ महाराष्ट्र से आर्य माथुर. स्वागत है आपका, सवाल पूछें. मार्केट मंत्रा टीम को बहुत बहुत नमस्कार. नमस्कार मैडम, मैं रिटायर्ड हूँ और सीनियर सिटीजन हूँ और मेरी इनकम जो है वो 5 लाख के नीचे है. मेरी कोई पेंशन नहीं है. मैं शेयर ट्रेडिंग से काम करता हूँ. तो मुझे एडजस्टमेंट जानना है, लॉन्ग टर्म स्पेकुलेशन और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस और शॉर्ट टर्म एंड स्पेकुलेशन, ये कैसे एडजस्ट होते हैं आपस में, ये बता दें. सर, इसके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप एक टैक्स एक्सपर्ट से पूरी जानकारी लीजिए. सिंस आप जो कह रहे हैं कि जिसमें आप ट्रेड करते हैं वो आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है एक पूंजी है जिस पे आप ट्रेड कर रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि टैक्स के एक्सपर्ट से आप पूछिए. I think a Saturday or a Monday would be a better day for this kind of a call. उस दिन general calls. All right. Moving on to the next big news of the day, Prime Minister Narendra Modi has underlined the need for a fundamental shift in the way critical technologies are promoted. Addressing Session 3, A Fair and Just Future for All, Critical Minerals, Decent Work, Artificial Intelligence, at the G20 Leaders Summit in Johannesburg, he said technology must be human-centric rather than finance-centric, global rather than national, and anchored in open source rather than exclusive models. Recalling the progress made on talent mobility during the New Delhi G20 summit, Prime Minister Modi proposed that the grouping work towards establishing a global framework for talent mobility in the coming years. And I see the next caller connected with us from Delhi. Yogesh ji, अपना सवाल पूछें. जी, और मेरा सवाल ये है कि हमारे पास में ELS टैक्स सेवर फंड है, तो न्यू टैक्स रिजीम आने के बाद से ELS फंड्स का क्या फ्यूचर रहेगा आगे? योगेश जी, न्यू टैक्स रिजीम में हमें टैक्स सेविंग करने का कोई एक्चुअली बेनिफिट नहीं मिलता है, इसलिए न्यू टैक्स रिजीम में आपको जो टैक्स स्लैब्स मिलते हैं उनको रिड्यूस करा गया है. अब ELSS का क्या फ्यूचर है आप कह रहे हैं, तो उनका जो एकमात्र इन्वेस्टर्स को बेनिफिट लगता था वो ये था कि वो आपकी टैक्स सेविंग में हेल्प करते हैं. देखा जाए तो उनका सबसे बड़ा बेनिफिट एक्चुअली ये है दैट वो सिमिलर तरीके से वर्क करते हैं जैसे कि आपका एक इक्विटी फ्लेक्सी कैप फंड. तो वो आपके कोर इक्विटी का हिस्सा बिल्कुल रह सकते हैं विद एन एक्सेप्शन कि उसमें 3 साल का लॉक इन रहता है. अब अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और आपका लॉक इन अभी तक वहां बना हुआ है तो फिर तो आप निकाल ही नहीं सकते हैं. अगर आप नहीं, आपका लॉक इन टूट चुका है और आप सोच रहे हैं इस पैसे का क्या कीजिए, तो आप इसको बिल्कुल अपने इक्विटी का पार्ट मानते हुए वहां बने भी रहने दे सकते हैं. बट अगर आपको लगता है कि ये आपका जो अल्टीमेट बेनिफिट था वो नहीं है अब उसमें और आप उसको शिफ्ट करना चाहेंगे, तो मेरी राय में शिफ्ट तभी करना चाहिए अगर ये जब आप रिडीम करेंगे आपके सेविंग्स अकाउंट में वापस आ जाएगा और ऐसा नहीं होगा कि आप कंज्यूम करते रह जाएंगे. तो अगर आपको लगता है कि आप इसे किसी और बेहतर फंड में डालना चाह रहे हैं क्योंकि अभी वाला अच्छा नहीं कर रहा है, तो आप ये सोच सकते हैं कि कीजिए. बट अगर ये फंड आपको कोर इक्विटी के पोर्टफोलियो में एक अच्छा रिटर्न दे रहा है अभी, तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं. जी, अगली कॉलर है दिल्ली से मीनाक्षी. स्वागत है आपका, सवाल पूछें. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. मैम, मेरा सवाल ये था कि अगर मुझे 5 साल बाद 25 लाख रुपए जुटाने हो तो मुझे अभी से कितने रुपए की SIP शुरू कर देनी चाहिए? जी, सो मीनाक्षी, द वे टू लुक एट इट इज
कि आपके पास आज के टाइम पे सरप्लस कितना है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास ऑलरेडी यू हैव अ टारगेट एलोकेशन इन टारगेट कॉर्पस इन योर माइंड जो आप अचीव करना चाहते हैं। बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है कि अभी आप कितना कर सकते हैं, बिकॉज देर इज़ नो पॉइंट इन एक्सटेंडिंग योर सेल्फ टू इन्वेस्ट इफ़ योर करंट एक्सपेंसेस आर नॉट बीइंग एबल टू मैनेज दैट एफिशिएंटली। तो आप ये पता कीजिए और फिर उसके अकॉर्डिंग आप 25 लाख की जो आप ग्रोथ चाह रहे हैं एक 5 ईयर के लंबे समय में, तो ये आपको बिल्कुल एक इक्विटी पोर्टफोलियो से मिल सकती है। तो आप 2 फ्लेक्सी कैप या 2 मल्टी कैप में अपनी 2 SIPs अपने सरप्लस को ब्रेक करके कर सकते हैं इन्वेस्ट। लेकिन मान लें हमको ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं हो किसी की, कोई 50,000 रुपये महीने में SIP कर सकता है, तो कहाँ तक वो 25 लाख के लिए मिनिमम कितना चाहिए? एक्चुअली जहाँ पे ये मिनिमम वाली बात है ना, वो तो एक हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो जाती है कि आप 25 लाख इन्वेस्ट कर पाएं ताकि वो और ग्रो कर पाए। अगर आप 50,000 कर पाते हैं तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि आप 25 लाख खुद इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। मतलब 25 लाख आपका 25 लाख हमारा टारगेट है अचीव करने का। हाँ, सो अगर आप मान लीजिए कि जो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, जो अभी अगर मैं रन करके बताऊंगी आपको, तो एक एस्टिमेटेड अमाउंट आ जाएगा। ध्यान बस ये रखना होता है, जैसे आपने बोला 50,000, अब जैसी निवेशक मैं हूँ मुझे लगता है कि 50,000 बड़ा अमाउंट हो जाता है, तो आपकी डाइवर्सिफिकेशन एट अ फंड लेवल वहाँ वर्क कर जाती है। अगर आप 50 कर सकते हैं तो आप उसको 4 हिस्सों में ब्रेक करके 4 फंड्स में भी कर सकते हैं। बट अगर आपको वो साइकोलॉजिकली बैरियर नहीं लगता, आप 25,000 2 फंड में भी कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर इज अगेन फ्रॉम दिल्ली। अमित जी अपना सवाल पूछें। जी नमस्कार मैडम, सभी को नमस्कार है। नेहा मैडम से ये पूछना था मुझे कि मैडम कोई ऐसा फंड, म्यूचुअल फंड है जिनका एक्सपोजर अमेरिकन कंपनी में, लाइक कोको कोला, पेप्सी वगैरह जो भी कंपनी है अमेरिकन कंपनी, उनमें उनका एक्सपोजर हो। दूसरी चीज ये मैम कि क्या इस साल के रिटर्न के आधार पे, मान लीजिए कोई एक फंड है, इस साल उन्होंने 26% की सालाना वृद्धि दी है, तो क्या इस आधार पे उस फंड को अगले 2026 के लिए सेलेक्ट करना सही रहेगा? धन्यवाद मैडम। अमित जी, बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जो आपको US कंपनीज के एक्सपोजर देते हैं, बट इंटरनेशनल फंड्स की एक अलग ही कहानी चलती आ रही है 2022 से, जब इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एक इन्वेस्ट करने की लिमिट बनाई हुई थी RBI ने कि बाहर के स्टॉक्स में आप इतना ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो लिमिट 2022 में हमने ब्रीच कर दी थी, जिस वजह से मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल फंड्स आर नॉट एक्सेप्टिंग इन्वेस्टमेंट्स। मतलब आप कोशिश भी करेंगे तो वो आपको डिनाई कर दिया जाएगा। कुछ हैं जो आज भी खुले हैं, बाकी कुछ हैं जो आप मार्केट से डायरेक्टली खरीद सकते हैं, बट वो कुछ ऐसे प्राइसेस पे बिक रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, तो उनसे हमें बच के ही रहना चाहिए। तो कंपनीज ऐसी, फंड्स ऐसे ज़रूर हैं, बट मेरा कहना रहेगा कि अभी आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर तो कोई खुला है जिसमें आप इन्वेस्ट कर पाएँ, एक ऑप्शन वो रहेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारे जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी राउंड अबाउट 10-20% कुछ फंड्स ऐसे हैं जो US कंपनीज का एक्सपोजर आपको अपने ही डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में ला के देते हैं। तो ऐसे फंड्स का पता करके आप उनमें भी कर सकते हैं फॉर इंटरनेशनल एलोकेशन। दूसरा सवाल जो आपका था कि पिछले साल का रिटर्न देखकर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 26 में भी या अगले साल भी ऐसा ही देंगे और फिर उन्हें हम पिक कर लें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इक्विटी मार्केट की जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहती है कि आज जो फंड 20% दे रहा है, ज़रूरी नहीं है वो आपको अगले साल 20% देगा। ये बहुत ही एक तरीके से गलत सोच हो जाती है या गलत एक्सपेक्टेशन हो जाती है, बिकॉज ऐसा हो भी सकता है वो आपको दे दे, पर ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि वो आपको ना दे। इसलिए जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है यहाँ पर वो रहती है कि टाइम। अगर आप 5 साल से लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक ऐसा इक्विटी फंड चूज करिए जिसने हर साल आपको एक डिसेंट रिटर्न दिया हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आप उनके अब तो ऑनलाइन हर जगह फंड्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो 1 साल पे ना रहकर आपको देखना चाहिए हिस्टोरिकली उन फंड्स ने कैसा प्रदर्शन करा है। जब मार्केट गिरी है, जब मार्केट चलती चली गई है, तब तो
कितना बड़ा है वो जो बाकी के उसके और फंड्स है सेम कैटेगरी के, इस तरीके का एनालिसिस करते हुए हमें अपने फंड्स चूज करने चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो इन फंड्स के नाम कर देते हैं एक तरीके से कि आप हमारी पूंजी बढ़ाने में मदद कीजिए, तो उसी टाइप का हमें एनालिसिस करना चाहिए। जी, अगली खबर पे नजर डालते हैं सरबजीत। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और इजराइल अपने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को 2 चरणों में लागू करने पर विचार कर रहे हैं ताकि दोनों देशों के व्यापारिक समुदाय को शीघ्र लाभ मिल सके। श्री गोयल ने कहा कि भारत दुनिया का एक विश्वसनीय मित्र और साझेदार बनकर उभर रहा है। मुझे लगता है कि ये एक नए व्यापारिक संबंधों के दौर की शुरुआत। अब तो पहले तय करना होगा कि दोनों देशों को क्या मिल सकता है इस एफटीए में से, कैसे लाभ ले सकते हैं, क्या चीजों पे हम सहूलियत देंगे, चीजें अभी चर्चा में से निकलेंगी। एक संभावना है कि हम पहला फेज एफटीए का पहले तय कर लें और 2 फेजेस में इस पूरे एफटीए को फाइनल किया। भारत और इजराइल ने बृहस्पतिवार को समझौते पर औपचारिक रूप से बातचीत शुरू करने के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए। इनमें टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को समाप्त करके वस्तुओं के लिए बाजार पहुंच, निवेश सुगमता, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं का सरलीकरण, नवाचार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए सहयोग बढ़ाना और सेवाओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को आसान बनाना शामिल है। अगले कॉलर हैं हमारे साथ नोएडा से सुरेश गुप्ता। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। मार्केट मंत्र टीम और नेहा मैडम को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ और रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। तो मैंने अपनी ज्यादातर इन्वेस्टमेंट इक्विटी, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में की हुई। मेरी एज 75 ईयर्स है। तो मैं आपसे ये सलाह चाहता हूँ कि मुझे कितना अमाउंट डेट फंड में शिफ्ट करना चाहिए और उसको किस प्रकार करना चाहिए, एक मुश्त करना चाहिए या धीरे धीरे करके करना चाहिए, और कुछ अच्छे डेट फंड के नाम बताइए। थैंक यू। जी सुरेश जी, आपने अभी बताया कि आप ज़्यादातर आपकी इन्वेस्टमेंट इक्विटी फंड्स एंड अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में, जो कि इक्विटी ओरिएंटेड ही होते हैं, तो आपका ज़्यादा पैसा इक्विटी में ही इन्वेस्टेड है। अब जब हम रिटायर्ड हो जाते हैं और हमें इसी पैसे से इनकम जनरेट करनी होती है, तो बिल्कुल हमें डेट का एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये देख लेना चाहिए कि आज के टाइम पे आप कितना इक्विटी अपने पोर्टफोलियो में रखने में आप चिंता नहीं करेंगे इस पैसे के लिए, या जो इनकम आप इससे निकालना चाह रहे हैं। तो एक थंब रूल जनरली ये रहता है और नंबर्स ने शो करा है कि हमें अपने पोर्टफोलियो में इनकम कुछ टाइम तक जनरेट करने के लिए कुछ 30-40% इक्विटी का एक्सपोजर रखना चाहिए और बाकी हम डेट में रख सकते हैं। तो आप पहले ही अपना एक इक्विटी की एलोकेशन देखिएगा कि आप कितने से कंफर्टेबल हैं। अगर आपको पेंशन आती है और आपके एक्सपेंसेस वहां से मैनेज होते हैं, तो आप ये 40 को 50% भी रख सकते हैं। तो बेसिकली कंफर्ट का यहाँ पर रोल आ जाता है। एक बात ज़रूर है कि हमें जब इनकम जनरेट करनी होती है तो लिक्विड फंड्स अपने पास हम बिल्कुल रख सकते हैं। तो आप मान लीजिए अगले 1 साल में आपको जो इनकम चाहिए वो आप बिल्कुल एक साथ एक लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां से आप SWP स्टार्ट करके अपने बैंक अकाउंट में जो भी फ्रीक्वेंसी आप डालेंगे उस पर आपको वो पैसा आता रहेगा। बट जो पैसा पड़ा हुआ है उसकी ग्रोथ के लिए हमें इक्विटी एलोकेशन का एक्सपोजर इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिक्विड फंड्स मोस्टली जितने भी आज मार्केट में अवेलेबल है उनमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहता है, बिकॉज सब एक ही मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, सबका एक ही मैंडेट है। आप बस चुनाव इस तरीके से कर सकते हैं कि जिनका AUM साइज थोड़ा बड़ा रहे और जिनका एक्सपेंस रेशियो छोटा रहे। वेल, आवर नेक्स्ट कॉलर इज फ्रॉम दिल्ली, RS धैया। RS धैया जी, अपना सवाल पूछें। मैम नमस्कार। जी नमस्कार मैम, मेरा क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से जवाब दीजिएगा। आई हैड इन्वेस्टेड इन 3 schemes, SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड एंड इन्वेस्टको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड JM फ्लेक्सी कैप इन लास्ट ईयर इन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, and my the present valuation is about 5% less than the principal value.
And when I invested, I did due diligence. Their performance was good in last 5 years, 3 years, 1 year. But now for last 1 year, these three funds are not doing. I had expectation at least they will cross the benchmark, but the performance has been very bad. What should I do? I can wait for some time. I don't need this money. Right. So, sir, one is that you had invested in equity funds, right? So equity funds generally have a tendency to have both down years as well as years when they perform really well, they are able to beat the benchmark. Generally speaking, last year has been such that it has not really been a year of the kind that we had seen from, let's say, 2021 till about 2024 mid, because post September 24 we saw a massive correction that had of course impacted all of these funds. All JM FlexiCap and SBI Nifty Next 50, like you mentioned, they are good funds, decent funds, have historically done reasonably well, have beaten the benchmark and everything. Currently, since the last 1 year market has been rather choppy or flattish, that is why you've been seeing those kind of returns. Now, my advice would be that you should actually stick with these funds for their long-term benefits. And generally speaking, while investing in equity funds, a 5-year plus kind of a horizon makes sense, because it lets you, navigate through the entire ups and down cycle to be able to generate a handsome or a decent return. Specifically talking about Invesco Infra, now that is a thematic fund, a sectoral fund, which can actually have down years to an extent, which is even, providing you returns lower than the market, since it does not really depend on overall diversified market. It depends on that niche sector, and thus the kind of impact you would be seeing in that particular fund. The idea is to have, let's say, around 10% or a kind of satellite allocation to these kind of funds. So if you can do that, it might be helpful. All right. And now let's see how the markets are expected to show up next week. After rising over 0.5% last week, domestic markets are likely to focus on second quarter GDP data, foreign institutional investors' movement, and global cues for direction this week. Investors will be watching closely the trade developments, including India-US trade pact and economic data, including Index of Industrial Production, IIP, and India's GDP data scheduled to be released on 28th of this month. In the primary market, 2 stocks are set to debut on exchanges, and 3 small and medium enterprises issues will also open for subscription this week. In the US, Core Producer Price Index, PPI, retail sales, and the October Personal Consumption Expenditures, PCE inflation report will be key signals. Also, the 43-day US government shutdown has delayed crucial labor statistics, including the October jobs report, which will now be consolidated into November's release. And I can see the next caller is from Bhopal. Shankar ji, स्वागत है आपका. सवाल पूछें. नमस्ते मार्केट बदर, नमस्ते मैडम. ये म्यूचुअल फंड में if we have to gift to our son or to our sibling, brother, sister, can it be done online? Because I think it is allowed now, or it has to be done in person by going to the mutual funds office or CAMS office. ये पहला सवाल है. दूसरा सवाल है सर, ये मैडम आप पूछ रही थी, कोई पूछ रहा था इन्वेस्टर की 10 साल अगर कोई कितनी SIP लगाए तो 50 लाख हो जाएगा. उसका फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है माइक्रोसॉफ्ट में, वो सिंपल हो जाता है. 21,800 रुपए कोई लगाए तो शायद से 50 लाख 12 साल में 12% मान के, 10 साल में 12% मान के हो जाएगा. ये सही बोल रहा हूँ मैं, या ये फ्यूचर वैल्यू के अलावा अभी कोई सिस्टम है जिससे पता लग सकता है कि कितना इंटरेस्ट रेट पे 12% माना जाए तो म्यूचुअल फंड का रिटर्न तो 50 लाख वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू जनरेट होगी. FP करके कोई वैल्यू फॉर्मूला होता है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए. थैंक यू जी. शंकर जी, आपका बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि अब हम म्यूचुअल फंड्स गिफ्ट कर सकते हैं जो हमारे पास यूनिट्स होते हैं, विदाउट द नीडिंग टू कन्वर्ट देम इनटू डीमैट फॉर्म, और ये आप बिल्कुल ऑनलाइन कर सकते हैं. सेबी ने ये काफ़ी इजी कर दिया है. MF सेंट्रल या फिर कैम्स की वेबसाइट पे जाकर आप ये इजीली कर सकते हैं. वहाँ पर सर्विसेज सेक्शन में आपको एक ट्रांसफ़र नाम का
ट्रांसफर नाम का एक फीचर मिलेगा जिसपे क्लिक करके आपको अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल और रीज़न कि आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो और फंड हाउस का नाम वगैरह भी डालना होता है। तो ये काफ़ी इजीली अब आप ऑनलाइन क्लिक्स के माध्यम से कर पाते हैं। वन इज़ दैट। सेकेंडली, जैसा आपने बोला कि जो यूज़र पूछ रहे थे और FV का फॉर्मूला होता है, तो एक्चुअली 12% मान के जैसे 25 लाख वो कह रहे थे, तो आप एक्सेल में अगर PMT का फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे तो डायरेक्टली ये अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो जैसे उन्हें 25 लाख 5 साल में चाहिए, आप 12% मान के एक 31,000 का SIP अगर स्टार्ट करते हैं तो ये आप अचीव कर सकते हैं। जी, अगले कॉलर हैं हैदराबाद से किरण। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। Good evening, Market Mantra. My question is that in UTI Mutual Fund, the public sector enterprises has sponsors SBI, BOB, LIC. Still, they are continuing. Whether it is allowed or not allowed, sir. Post SEBI and DIPAM instructions. That is my question. आप एक बार अपना सवाल रिपीट कर सकते हैं? Yeah, UTI Mutual Fund is having sponsors as public sector enterprises. SBI, LIC of India, Bank of Baroda. They are already having their own AMCs. Still, they are continuing in that as sponsors in UTI Mutual Fund. Post DIPAM instructions. किरण जी, मेरे पास इसकी जानकारी एकदम डायरेक्टली अभी नहीं होगी। आप नेक्स्ट टाइम बिल्कुल फ़ोन कर सकते हैं, जब मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस महीने में अब तक भारत के शेयर बाजार से 3,788 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। वैसे ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दूसरी तिमाही के बेहतर परिणामों और भारत तथा अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता को लेकर इस हफ्ते निकासी में थोड़ी कमी आई है। इस अवधि के दौरान विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारत के ऋण बाजारों से 2,658 करोड़ रुपए निकाले हैं। इससे पहले उन्होंने देश के शेयर बाजार में अक्टूबर में 14,610 करोड़ रुपए का निवेश किया था। उससे पहले उन्होंने सितंबर में 23,885 करोड़ रुपए, अगस्त में 34,993 करोड़ रुपए और जुलाई में 17,741 करोड़ रुपए की निकासी की थी। इस साल जनवरी से अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारत के शेयर बाजार से 1,43,698 करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। Gold prices in international markets dipped 0.5% last week to end at $4,063 per ounce amid signs of some ease in global trade order, fading hopes of December rate cut by the US Federal Reserve, and a stronger dollar index. In domestic markets, gold futures on the Multi-Commodity Exchange, MCX, for December contract settled at 1,24,191 rupees per 10 grams, while silver for December contract closed at 1,54,151 rupees per kilogram. And our next caller is from Delhi. Rajendra ji, अपना सवाल पूछे। जी, अपने रेडियो सेट की आवाज कम करते हैं। देखिए, गलती से मैंने कुछ टीमैट होल्डिंग में ले लिया म्यूचुअल फंड, और रिडम्पशन में वहाँ काफी मुश्किल आती है, तो क्या ये डायरेक्ट में ट्रांसफर हो सकता है? जी सर, बिल्कुल ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। एग्जैक्ट डिटेल अभी मेरे दिमाग से निकल गई है कि मैं आपको बता पाऊँ, बट आप एक गूगल सर्च करेंगे जिसमें आप अपनी डीमैट होल्डिंग्स को ट्रांसफ़र करना चाहेंगे SOA में, तो इसका एक फॉर्म होता है जो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, प्लस आप म्यूचुअल फंड सेंट्रल की वेबसाइट पर जाकर भी ये अचीव कर सकते हैं। Well, the guidelines for the 25,060 crore rupees export promotion mission, EPM, will be released next week. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the details, including its elements and how the industry can benefit from it, will be released next week. Talking about trade diversification from the US, Mr. Goyal said the European Union has approved an additional 108 domestic fishery units from India for the supply of marine products to the EU. Russia is also approving 25 Indian fishery units. स्नेहा, मार्केट मंत्र में आने और श्रोताओं के सवालों के बहुत अच्छे जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। Well, listeners, before we wrap up today's show, a reminder of the headlines.
Prime Minister Narendra Modi underlines need for fundamental shift in way critical technologies are promoted, says technology must be human-centric rather than finance-centric. India and Israel to implement proposed free trade agreement in 2 phases to ensure early benefits, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, and domestic markets to focus on second quarter GDP data and global developments for Qs next week. And that's it in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market Mantra.